हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी बच्चों का जैम कैम यूट्यूब चैनल पे स्वागत किया जाता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2020 का जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे उनका हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, डिटेल सॉल्यूशन। और बड़े जबरदस्त क्वेश्चन पूछे गए, दो क्वेश्चन ने तो बड़ा मजा आया मुझे उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके, उन क्वेश्चंस को देख के, और आपको भी बहुत ही मजा आएगा। देखिए पूरे पेपर को। अगर मैं बात करूं, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे, एक दो क्वेश्चन टफ था, एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे थे थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए, डाटा यानी कि याद रखने वाले क्वेश्चन थे। इससे पहले मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट पेपर 1 का सॉल्यूशन दे चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो वो भी आप जरूर देख लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैम कैंप पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। जेईई एडवांस 2020 का एग्जाम हो चुका है, टेंटेटिव आंसर की भी आ चुकी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही, ठीक है। तो आइए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास पीरियोडिसिटी से, है ना। ये आपका पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ऐसे क्वेश्चन करवाए जाते हैं अक्सर बच्चों को। बोला गया है यहां पे, द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी I1, I2, I3 ऑफ द 4 एटम ऑफ एटॉमिक नंबर। तो यहां पे 4 एटम्स की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी आपको गिवन है, ठीक है, डाटा गिवन है। तो बोला गया कि 4 जो हमारे पास एलिमेंट हैं वो क्या है, आपका n है एक, तो है ना, ये n है, n+1 है, n+2 है, n+3 है, ठीक है, ओके। अब ये बात जरूर ध्यान में देनी है कि n की जो वैल्यू होगी ना वो आपका 10 से कम है, n की वैल्यू 10 से कम है, ठीक है। तो अब इस टेबल से आपको ये देख के बताना है, इस डाटा की हेल्प से आपको ये देख के बताना है कि ये n की वैल्यू क्या होगी, है ना, एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो देखिए इस डाटा को बड़े ध्यान से देखते हैं। देखो यहां पे अगर मैं बात करूं n, तो यहां पे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है 1600 के आसपास। उसके बाद अगर मैं n+1 की बात करूं तो वो हो गई ज्यादा, यानी कि इससे ज्यादा हो गई। इससे ज्यादा होने का मतलब क्या है, आपको ये बात पढ़ाई जाती है कि आप, मैं फर्स्ट से ही कंपेयर कर रहा हूं पहले, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। जब भी आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, है ना, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी, एन हो क्या सकता है। तो आप कहोगे जी एन जो हो सकता है ना आपका, वो 1 से लेके 9 हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि बोला गया कि 10 से कम होना चाहिए, 0 तो होगा नहीं किसी का, ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब यहां पे कि क्या होगा कि देखिए n से जब आप n+1 पे गए, एनर्जी इंक्रीज कर गई, एनर्जी इंक्रीज कर गई, आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, या फिर कोई एक्सेप्शन आ जाए, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आए, जब ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद देखा हमने कि जब हम n+1 से n+2 गए ना, कम हो गई, है ना, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम हो गई एकदम से। इसका मतलब यहां पे कोई ना कोई मेटल आ गई होगी, यहां पे कोई ऐसा एलिमेंट आ गया होगा जो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है। और ऐसा कौन करते हैं? ऐसा करते हैं आपका अल्कली या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल, और स्पेशली अल्कली मेटल ऐसा करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप गए n+2 पे, फिर से इंक्रीज हो गई। इसका मतलब जब अल्कली मेटल होता है और उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल आता है, तो लेफ्ट टू राइट जाने से या फिर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अल्कलाइन अर्थ मेटल के आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। यानी कि कुछ हद तक हमें आइडिया लगा पाए हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा ये हो सकता है कि भाई देखिए, ये मान लो कि आपका क्या रहा हो, फ्लोरीन रहा हो, है ना। ऐसा हो सकता है ना कि ये फ्लोरीन रहा हो, ये आपका नियोन आ गया हो। जब भी आप, नोबल गैस आप सभी को पता ही है, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन देना ही पसंद नहीं करती, तो यहां से यहां जाने पे इंक्रीज हो रही है, यस। अब देखो इसके बाद यहां पे सोडियम आ गया, सोडियम, और जब सोडियम तो आराम से इलेक्ट्रॉन देता है, अल्कली मेटल तो सबसे अच्छे इलेक्ट्रॉन देने वाले माने जाते हैं, इसका मतलब कम होना बिल्कुल सही है, कम होना बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए Mg आ गया, ये मैग्नीशियम आ गया, और ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। तो इसका मतलब ये हमारा जो n होगा ना, तो ये कौन होगा, एटॉमिक नंबर 9 रहा होगा, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बन रही यहां पे, है ना। और कोई पॉसिबिलिटी आप बना नहीं सकते, है ना, क्योंकि देखो मान लो अगर आप तीन मानना चाहोगे यहां पे फॉर एग्जांपल, तो 3 किसका आ गया, आपका लिथियम का। तो लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी तो इतनी ज्यादा तो, मतलब इतनी ज्यादा तो नहीं होती,
ठीक है ना। बाकी भाई देखो ये होता भी है कि सोडियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू यही होती है, तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। तो ये क्वेश्चन मैं कहूंगा इजी था, कोई इतना टफ नहीं था, आराम से बच्चों ने क्रैक कर दिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था वो 9 आना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त, बड़ा मजेदार, मुझे इस क्वेश्चन को देख के बड़ी अच्छा लगा और पता लगा कि जेईई एडवांस एग्जाम इतना अच्छा क्यों होता है। ठीक है, तो भाई देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है और देखिए फिजिक्स से रिलेट करवाया गया है। बोला गया कंसिडर द फ्लोइंग कंपाउंड इन द लिक्विड फॉर्म, इन सभी को आप लिक्विड फॉर्म में मान लीजिए, O2 को, HF को, ये रहा। वरना चार्ज्ड कोम्ब है ना, कोई चार्ज्ड कोम्ब को जब इसके पास लाया गया, इस लिक्विड के पास, मान लो कि यहां पे ये लिक्विड डाल रखा है और यहां से ड्रॉप्स गिर रही हैं, जब हम इस चार्ज्ड कोम्ब को लेके आए तो नियर द फ्लोइंग स्ट्रीम हाउ मेनी द सो डिफ्लेक्शन एज, तो यहां से हमें यह पता लग रहा है कि यहां पे मान लो ये लिक्विड है ना, यहां पे डिफरेंट सैंपल हमने डाल रखे हैं, ये चार्ज्ड कोम्ब जैसे ही यहां पे आया तो ये जो लिक्विड है इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, है ना। अब बताइए कि इनमें से कौन से हैं, ऐसे कितने हैं जो इस चार्ज्ड कोम्ब की तरफ अट्रैक्ट हुए होंगे। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे तो समझ ही नहीं पाए होंगे कि क्या। तो देखिए अगर मैं बात करूं, ये चार्ज अगर आपका कोम्ब है तो इसके ऊपर कोई ना कोई पोल रहे होंगे, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पोल रहे होंगे यहां पे भी, ठीक है। यानी कि ऐसे कंपाउंड जो पोलर होंगे, है ना, ऐसे कंपाउंड जो पोलर रहे होंगे वो इसकी तरफ डिफ्लेक्ट होंगे। केमिस्ट्री में रूल क्या चलता है, लाइक डिजोल्व लाइक, है ना, लाइक डिजोल्व लाइक का कंसेप्ट चलता है। इसका मतलब ये जो चार्ज्ड कोम्ब है ये अट्रैक्ट, देखो ये जो ड्रॉप्स यहां पे गिरनी चाहिए थी, अब ये गिर इसकी तरफ रही है, इसका मतलब क्या कि अट्रैक्ट हुआ है। तो कौन से होंगे जो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं, है ना, पोलर मॉलिक्यूल, है ना। पोलर मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायटोमिक के लिए तो ऐसे ही देखते हैं ना कि जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0 वो पोलर होते हैं। और डाइपोल मोमेंट से भी देखते हैं, जिसकी भी डाइपोल मोमेंट 0 होती है वो नॉन पोलर होते हैं, जिसकी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होती वो सारे वो पोलर होते हैं। तो आइए O2 की अगर आप बात करोगे तो O2 हमारा नॉन पोलर होता है ना, O2 हमारा कैसा होता है, नॉन पोलर होता है, तो ये अट्रैक्ट होने वाला नहीं है, ये डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। HF आपका एक पोलर कंपाउंड होता है, यहां पे डेल नेगेटिव, यहां पे डेल पॉजिटिव, ये पोलर कंपाउंड होता है, इसका मतलब ये डिफ्लेक्ट होगा। वाटर भी बेंट स्ट्रक्चर होती है, वाटर भी डिफ्लेक्ट करेगा, वाटर भी एक पोलर कंपाउंड है बहुत ही फेमस, तो ये भी आपका अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ। अमोनिया भी पोलर कंपाउंड होता है, वाटर की भी डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होती है। अमोनिया पिरामिडल स्ट्रक्चर शो करता है, तो ये भी नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होती है, ये भी शो करेगा। H2O2 की अगर आप बात करोगे, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, H2O2 की जो स्ट्रक्चर होती है तो ये भी आपका पोलर स्ट्रक्चर, पोलर कंपाउंड होता है ये भी, ठीक है। तो ये भी आपका पोलर कंपाउंड होगा, तो ये भी आपका कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, इसका मतलब ये भी इस तरीके से आपका चाहेगा यहां पे। CCl4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, सिमेट्रिकल, सारे जो सराउंडिंग एटम है वो सेम लगे हुए हैं, तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इसका मतलब इसकी डाइपोल मोमेंट हो जाएगी 0 के इक्वल, जिसकी भी डाइपोल मोमेंट 0 वो नॉन पोलर कंपाउंड से, अगर वो नॉन पोलर कंपाउंड तो वो इसकी तरफ डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, इस चार्ज कोम्ब की तरफ डिफ्लेक्ट होने वाले नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। CHCl3 क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म आपका पोलर कंपाउंड होता है, क्लोरोफॉर्म आपका पोलर कंपाउंड होता है, डिफ्लेक्ट होगा। बेंजीन नॉन पोलर कंपाउंड, C6H6 बेंजीन नॉन पोलर कंपाउंड, इसका मतलब ये भी आपका अट्रैक्टेड डिफ्लेक्ट नहीं होगी चार्ज कोम्ब की तरफ। उसके बाद आपका बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड इसने पोलर कंपाउंड, इसका मतलब देखिए यहां पे 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे यहां पे लिक्विड होंगे, 6 ऐसे लिक्विड होंगे जो इस चार्ज्ड कोम्ब की तरफ अट्रैक्ट हुए होंगे, इसकी तरफ डिफ्लेक्ट हुए होंगे। तो देखिए यार कितना जबरदस्त क्वेश्चन बनाया गया है ना, केमिकल बॉन्डिंग और थोड़ा सा फिजिक्स का यूज करवा के, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप सभी को समझ में आ गया होगा। 6 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर ऐसे बोल देता कि ये चार्ज्ड कोम्ब नहीं है तो बताइए कितने इसकी तरफ डिफ्लेक्ट होते, अगर ये
चार्ज्ड कॉम्ब नहीं होता तो फिर नॉन पोलर हम कह सकते थे इस तरफ डिफ्लेक्ट होते है ना, फिर पोलर वाले कहां पे जाते, फिर पोलर वाले थोड़ा सा इस साइड जाते। समझ में आया? तो ये था भाई क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करवा के, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी जैसा है, तो ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बस बच्चे को समझ में आना चाहिए, बच्चे को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ ऐसा हो सकता है, बच्चे को सोचना पड़ेगा, है ना, ऐसा नहीं है किसी बुक से उठा के दीजिए, कंसेप्ट स्ट्रांग होने बड़े जरूरी हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे तो क्वेश्चन को देखते ही समझ गए होंगे भाई हमसे तो सोल्व होने वाला नहीं है, इतना बड़ा क्या दिया हुआ है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से इसकी स्टेटमेंट को समझ जाते हैं तो। देखिए, एन एक्सपेरिमेंट m ग्राम ऑफ अ कंपाउंड x, हमने कोई x कंपाउंड लिया है, उसका m ग्राम वेट हमने लिया है, हो सकता है वो गैस, सॉलिड, लिक्विड कुछ भी हो, टेकन इन अ कंटेनर इज लोडेड इन द बैलेंस। तो यहां पे देखो, यहां पे फिगर दिए गए हैं 3, ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो फिगर दिया गया है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द पैन विद x इज आइदर डिफ्लेक्टेड अपवर्ड, वो ऊपर भी जा सकता है ना। देखो ये क्या है कि यहां पे ये हमने m लिया और ये x हमने लिया, ठीक है, सेम यहां पे अब हमने ये रखा, यहां पे अब हमने मैग्नेटिक फील्ड रख दिया, है ना, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट रख दी। अब मैग्नेट रखने से क्या हुआ, ये वाला जो है आपका वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि देखिए अपवर्ड डिफ्लेक्शन आ रही है यहां पे। अपवर्ड डिफ्लेक्शन का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये रिपेल, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको रिपेल कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है, जब भी तो वो अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे कौन से सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड द्वारा रिपेल किए जाते हैं स्ट्रांगली? तो डायामैग्नेटिक कंपाउंड, कौन से कंपाउंड? डायामैग्नेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा स्ट्रांगली रिपेल किए जाते हैं। ओके, समझ में आया? अब ये देखिए, ये जो डिफ्लेक्शन आ रही है ना वो डाउनवर्ड आ रही है, यानी कि जैसे ही आपने यहां पे ये मैग्नेट रखी तो इस सैंपल को इन्होंने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो ऐसा कौन से कंपाउंड होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? तो वो हमारा पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होते हैं। वो कौन से होते हैं? पैरामैग्नेटिक। बस जो भी बच्चा इसको समझ गया वो क्वेश्चन को कर लेगा। उसको यहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है, कुछ नहीं है, जैसे ही रखा, एक ने रिपेल किया, एक ने अट्रैक्ट किया, रिपेल डायामैग्नेटिक हुए होंगे एंड अट्रैक्ट पैरामैग्नेटिक हुए होंगे। अब ये एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन था, हमें बताना कि इनमें से कौन सा सही होगा। आइए देखिए, सबसे पहले बोला गया है इफ x इज वाटर, H2O लिक्विड है, अगर x आपका, डिफ्लेक्शन ऑफ पैन इज अपवर्ड, क्या इसकी डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ होगी? अगर ये वाटर रहा होगा, ऊपर की तरफ होने का मतलब डायामैग्नेटिक, और वाटर जो है हमारा वो डायामैग्नेटिक कंपाउंड होता है। वाटर के पास, वाटर हमारा कैसा होता है? डायामैग्नेटिक कंपाउंड होता है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसका मतलब डायामैग्नेटिक है। तो बिल्कुल सही बात है, ऊपर की तरफ जाएगा, रिपेल करेगा, ठीक है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ए इज द करेक्ट। इफ दिस कंपाउंड इज डिफ्लेक्ट अपवर्ड, क्या ये भी अपवर्ड होगा? ध्यान से देखिए इस कॉम्प्लेक्स को, अगर मैं यहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है ये, ठीक है, तो यहां पे जो आएगा ना आपका, यहां पे जो आपका आ रहा है वो Fe2 पॉजिटिव है। Fe2 पॉजिटिव का मतलब होता है D6, और साथ में जो यहां पे लिगेंड आ रहा है ना वो CN, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। इसका मतलब यहां पे ये 6 के 6 क्या कर रहे होंगे, 1 2 3 4 5, इसको आप कुछ इस तरीके से बना लीजिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स CFT से। तो 1 2 3 4 5 6, ये जो आएगा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रहा होगा, यहां पे सारे के सारे की पेयरिंग रही होगी। इसका मतलब ये वाला कंपाउंड भी हमारा डायामैग्नेटिक है। अगर ये डायामैग्नेटिक है तो ऊपर जाएगा, अगर ये डायामैग्नेटिक है तो ऊपर जाएगा। यस, बिल्कुल सही है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। इफ x इज दिस, अगर ये कंपाउंड तो ये भी ऊपर की तरफ ही जाएगा क्योंकि ये डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, CN यहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। इफ x इज O2, अगर x O2 है, डिफ्लेक्शन ऑफ पेन डाउनवर्ड्स, यस यस यस, MOT, ये आ गई भाई तुम्हारी MOT। देखो O2 जो होता है ना उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 जरूर होता है, लेकिन वो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होता है। O2 MOT ने हमें एक्सप्लेन किया था, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती है कि जो O2 मॉलिक्यूल होता है उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए वो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होता है। अगर वो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है तो वो डाउनवर्ड जाएगा। सही है ये भी स्टेटमेंट हमारी, तो ए भी करेक्ट, बी भी करेक्ट और सी भी करेक्ट हो गया। इफ
X इज बेंजीन, अगर हमारा X बेंजीन है, अगर हमारा X बेंजीन है तो क्या वो डाउनवर्ड जाएगा? नो। अगर आपने भाई देखो, वैसे तो जेई में, जेई वाले बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है ये चीजें, जैम में जरूर मतलब और एमएससी एंट्रेंस में पढ़ाते हैं आगे जाके, तो इसका भी एमओटी डायग्राम बनता है और वहां पे ये आपका डायामैग्नेटिक कंपाउंड होता है। कैसा होता है बेंजीन? बेंजीन डायामैग्नेटिक कंपाउंड होता है। अगर ये डायामैग्नेटिक कंपाउंड तो ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ए बी सी। क्या आएगा भाई करेक्ट आंसर? ए बी सी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्लस केमिकल बॉन्डिंग दोनों का यूज करवाया गया और थोड़ा सा आपसे जानकारी भी ली गई कि कंपाउंड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक कैसे होते। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना? ट्रिकी क्वेश्चन, अगर लैंग्वेज समझ में आ गई क्वेश्चन की तो क्रैक हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा जेईई एडवांस का? देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा याद रखने वाला क्वेश्चन, मैंने कहा था ना कि कुछ क्वेश्चन याद रखने वाले भी आए हैं। मेटलर्जी का ये क्वेश्चन है और देखिए यहां पे क्या आपसे पूछा गया, तो देखिए विच अमोंग द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, ये भी एमएसक्यू टाइप का था, ठीक है। विच अमोंग द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, है ना? बॉक्साइट आपके पास पता है कि एल्यूमिनियम का ओर होता है, उससे हमें एल्यूमिनियम निकालना है, ठीक है। तो आपको बताना कि कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। सबसे पहला पॉइंट बोला गया, हाइड्रेटेड Al2O3 precipitates when CO2 is bubbled through the solution of sodium aluminate। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि अगर आपने सोडियम एल्यूमिनेट के अंदर CO2 पास करवाई, क्या आपको वहां पे हाइड्रेटेड ये वाली प्रेसिपिटेट मिले? यस, बिल्कुल ऐसा मिलता है, ये रिएक्शन है फेमस। मैं रिएक्शन भी लिख देता हूं यहां पे। देखिए सोडियम एल्यूमिनेट की अगर आप बात करोगे तो यहां पे NaL, उसके बाद OH का 4, ये कुछ इस टाइप से आपका सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। इसकी रिएक्शन अगर आप करवा देते हैं CO2 के साथ तो यहां से हमें मिलता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, प्लस में जो यहां पे मिलता है वाटर, और साथ में हमें यहां पे मिलता है Al2OH का थ्राइस डॉट 2H2O। इसी को बोला गया है आपका, इसी को क्या बोला गया है? हाइड्रेटेड Al2O3 PPT। व्हाइट कलर के PPT मिलते हैं, इसी को आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, ALOH थ्राइस के PPT आते हैं। ये समझ में आई बात? तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, देखो ये अगर एनसीईआरटी आपने बहुत ध्यान से पढ़ी हो तो एनसीईआरटी में पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ होता है ना? तो ये आसान क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको। एडिशन ऑफ Na3AlF6 क्रायोलाइट, ठीक है ना? अगर आप इसका एडिशन करवाते हैं तो क्या वहां पे मेल्टिंग पॉइंट लोअर हो जाता है? यस, बिल्कुल पढ़ाया जाता है, ये आपको एक्सप्लेन किया जाता है ये, है ना? एडिशन ऑफ Na3AlF6 लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इसको याद रखना या याद होनी जरूरी है, पढ़ाया जाता है आपको, इसमें समझाने का कुछ खास है नहीं, मैं आपको बताऊं। CO2 is evolved at the anode during electrolysis, बिल्कुल ये भी हमारा ट्रू स्टेप होता है, CO2 का ही निकलती है यहां से एनोड के ऊपर जो रिएक्शन होती है। और D भी बिल्कुल करेक्ट है, द कैथोड इज स्टील वेजल विद लाइनिंग ऑफ कार्बन, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। इसको मैं ऐसा कहूंगा, ये क्वेश्चन अगर आपने मेटलर्जी के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, सारे प्रोसेस बहुत ध्यान से पढ़े हैं, तो ही आप इसको क्रैक कर पाते, वरना थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होती, ठीक है। ABCD इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सारा ही ये आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये भी हमारा एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा समझाने के जरूर पॉइंट्स मिलेंगे यहां पे। तो सबसे पहला पॉइंट बोला गया SnCl2.2H2O इज रिड्यूसिंग एजेंट। अब हमें पता है कि जो Sn यहां पे है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, SnCl2 का मतलब तो Sn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो क्या करेगा ये? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। देखो हमें पता है कि Sn आपका जो है Sn4 पॉजिटिव में भी होता है, कार्बन फैमिली का ही ना ये भी, तो ये आपका 4 पॉजिटिव में, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। अगर किसी का ऑक्सीडेशन होता है तो वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो जाएगा? इसका खुद का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, अरे 2 से 4 पे चला गया
ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, किसी दूसरे को तो रिड्यूस कराएगा ना, खुद का ऑक्सीडेशन जिसका होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इसका मतलब हमारी पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। उसके बाद बोला गया है SnO2 रिएक्ट विद KOH। SnO2 अगर आपने पढ़ा हो तो SnO2 जो होता है हमारा वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है ना, जैसे कि आपको पढ़ाया जाता है एल्यूमिनियम, जिंक, गैलियम, टिन, लेड, ये जो होते हैं इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब ये होता है जो एसिड एज वेल एज बेस दोनों के साथ रिएक्ट करें, जो एसिड एज वेल एज बेस दोनों के साथ रिएक्ट करें उन्हें एम्फोटेरिक। तो बोला गया है कि जब आप इस SnO2 की रिएक्शन KOH के साथ करवाओगे, यानी कि ये हमारा एम्फोटेरिक हो गया, ये हमारा बेस, क्या ये इसके साथ रिएक्ट करेगा? यस। अगर बेस है तो एसिड की तरह रिएक्ट करेगा, अगर एसिड होता तो बेस की तरह रिएक्ट करता, तो क्या ये कंपाउंड बनेगा? यस, बिल्कुल इस कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है, ये दोनों सही हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद अ सॉल्यूशन ऑफ PbCl2 in HCl is contains Pb2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू नहीं है। जो PbCl2 है HCl का अगर आप उसको रखते हो तो ये कुछ इसमें कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है, ये इसमें सोल्यूबल नहीं होता, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इनकरेक्ट है। द रिएक्शन ऑफ PbO4 with a dilute nitric acid to give this PbO2 is an redox reaction। तो ये भी हमारा ट्रू है, ये हमारा ट्रू है। अभी मैं इस रिएक्शन को लिख के दिखा देता हूं तो ABD आएगा। तो जो चीजें समझाने की है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझा भी दूं साथ के साथ में। तो देखिए जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे, किसकी? Pb3O4 की रिएक्शन जब आप करवाएंगे तो वो PbO2 में कन्वर्ट होगा और साथ में लेड के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ करवानी है ना, तो साथ में ये किसमें? लेड नाइट्रेट में, तो लेड नाइट्रेट में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होगा यहां पे बेसिकली। तो इससे हम बोलेंगे, देखिए यहां पे ये अगर आपका है किसमें है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में नहीं है भैया, थोड़ा सा ये अलग है। तो यहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पॉसिबल होंगे इसका, तो इसका मतलब है कि ये हमारा रिडॉक्स की तरह काम करेगा। तो ये ABD इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाओ, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन। ये टफ क्वेश्चन मैं कहूंगा, बहुत सारे बच्चों को स्टेटमेंट समझ में नहीं आई होगी। इसको आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी निकाल सकते हो, इसे आप केमिकल बॉन्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी निकाल सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, समझते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का रिलेट करवाया गया है विद दी, मतलब थोड़ा सा इसको एनर्जी के साथ भी रिलेट किया गया है। तो देखिए अब फिगर बिलो इज सोन, यहां पे ये जो फिगर दिया गया है ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये किस किस के बीच में बनाया गया है? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के वर्सेस ये बनाया गया है डी के, ठीक है। तो अ प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डी ऑफ H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल की बात की जा रही है इन द इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट पोटेंशियल एनर्जी? आपसे क्या पूछी है? नेट पोटेंशियल एनर्जी, E0 की वैल्यू आपसे पूछी है ना, एज इंडिकेटेड इन द फिगर इन किलोजूल पर मोल में निकालना। इस बात को जरूर ध्यान में रखें, किलोजूल पर मोल में निकालनी है। देखिए अब आगे सुनो क्या कंडीशन है। 4 जो D है ना हमारा, जो ये हमारा डिस्टेंस D है, इस D इज इक्वल टू D0 पे, D इज इक्वल टू D0 एट विच इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, कि यहां पे भाई देखो ये H एटम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी रहा होगा है ना, सेम न्यूक्लियस भी रहा होगा एटम के अंदर, तो ठीक है। तो ये बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है और जो न्यूक्लियस रिपल्सन है, इसके ऊपर है ना, जहां पे आपका D0 डिस्टेंस आ जाए वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन रिपल्सन और न्यूक्लियस रिपल्सन एनर्जी अब्सेंट रही होंगी, यानी कि उनके बीच में ना तो कोई रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन और ना ही न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन। एज अ रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ H2 एटम इज टेकन 0। तो H2 की अगर आप बात करोगे नॉर्मल जो रेफरेंस के तौर पे हमने मान लेना कि H2 की जो पोटेंशियल एनर्जी वो 0 होती है ना। कब ये बात जरूर ध्यान रखें, व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर इनफाइनाइटली अप, वो दूर दूर है।
आपको ऐसा पढ़ाया भी जाता है कि जब तक वो दूर दूर है ना, उनके बीच में नो रिपल्सन नो अट्रैक्शन, लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं वैसे वैसे अट्रैक्शन स्टार्ट होता है, एनर्जी रिलीज होती है। अब एक ऐसी डिस्टेंस आ जाती है वो उससे पास आ नहीं सकते, उसी को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। उससे पास आएंगे तो रिपल्सन फोर्स डोमिनेट करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से वो दूर जाना स्टार्ट करेंगे, फिर एनर्जी बढ़ेगी। यही हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है। अब हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या बोलता है, पहले हमें पता है कि हमारा जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -13.6 इंटू में ऊपर हम करते हैं जेड का स्क्वायर, नीचे हम करते हैं एन का स्क्वायर, लेकिन ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। ये किसमें होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। अगर मुझे, अब हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक बात पढ़ाई जाती है, आपको 3 एनर्जी पढ़ाई जाती है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ये एक तो नॉर्मल टोटल एनर्जी पढ़ाई जाती है, एक आपको पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। तो वहां पे आपको पढ़ाया जाता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डबल होती है इस टोटल एनर्जी की, इस टोटल एनर्जी की डबल होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो एक बात, मुझे अगर पोटेंशियल निकालनी है यहां पे तो मैं क्या करूंगा, 2 इंटू में 13.6। अब दूसरी बात देखिए, हमें आंसर चाहिए किलो जूल पर मोल में, हमें आंसर किस में चाहिए, किलो जूल पर मोल में चाहिए। तो देखो Z की वैल्यू 1 होती है, N की वैल्यू भी 1 ही माननी है यहां पे। अब हमें इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट करना है, किलो जूल में। तो इसकी मल्टीप्लाई करूंगा इससे, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई, ये तो जूल में आया, मुझे किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो इससे करूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे यहां पे चाहिए है ना पर मोल चाहिए, किलो जूल पर मोल चाहिए। तो इसीलिए अब यहां पे हमें एवोगैड्रो से भी इसका यूज करवाना पड़ेगा। तो जब आप देखोगे यहां से, जब आपने ये सारी कन्वर्जन यहां से की तो ये आपके पास आएगी कुछ 2600 के आसपास, है ना। पूरा एग्जैक्ट तो नहीं है मेरे पास, जो कैलकुलेशन आप कर लेना, मैं समझा देता हूं बस। तो यहां से वो आएगी, वो सिर्फ H के लिए आई है ना, एक हाइड्रोजन के लिए। हमें H2 के लिए चाहिए, हालांकि जेई एडवांस की जो की है उसमें वो 2600 वाला आंसर भी करेक्ट माना भाई। अगर किसी बच्चे ने वो दिया है तो वो भी सही है, और किसी ने उसका डबल करके अगर आंसर दिया है तो वो भी सही है। किसी ने अगर उसका डबल मतलब H2 मॉलिक्यूल, है ना, H, ये H के लिए बोला, वो H2 मॉलिक्यूल के लिए, तो उस तरीके से भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर 2600 और उसका डबल करके 5200 के आसपास इसके आंसर आएंगे। अब मैच कर लीजिएगा। तो ये इसका थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू है। एक ये तरीका है ना, एक आपका ये भी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसके इक्वल, K इंटू में Q1 Q2 बाई R, ठीक है। आर यहां पे क्या, देखो यहां पे इससे भी आप कर सकते थे कि हाइड्रोजन है ना, तो यहां पे देखो कि ये आपका न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, ये जो डिस्टेंस होता है इसे हम बोहर रेडियस बोलते हैं, ठीक है ना। बोहर ऑर्बिट की जो रेडियस उसे हम बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई इसके लिए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.53 इंटू में इसको, ये जो एंगस्ट्रॉम में इसको कन्वर्ट कर लेंगे पिकोमीटर वगैरह में जो भी है डिस्टेंस को। तो यहां से चार्ज और चार्ज इसकी वैल्यू भी हम निकालनी पड़ेगी। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर हुई होगी इस क्वेश्चन में। ये मैं कहूंगा टफ क्वेश्चन है, लेकिन जो मैंने 2 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, एक तो वो चार्ज्ड कॉम्ब वाला और एक वो मैग्नेटिक वाला, वो ट्रिकी क्वेश्चन थे, वो आसान क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन था, और ये ब्लॉक से ही है बेसिकली, ये क्वेश्चन आसान है, ये एमसीक्यू था। तो विच ऑफ द फ्लोइंग लिबरेट्स O2 यानी कि ऑक्सीजन अपॉन हाइड्रोलिसिस। जब आप इनमें से इनका हाइड्रोलिसिस करोगे तो कौन इनमें से ऐसा है जो O2 को रिलीज। एमसीक्यू क्वेश्चन था, एमसीक्यू मतलब एक ही आंसर करेक्ट होगा, तो इसके लिए हमने आंसर लगाया बी। इसके लिए हम क्या लगाएंगे, बी, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ये क्या है हमारा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे यहां से, इसका जब आप वाटर में इसको डालोगे तो यहां से हम कहेंगे O2 निकलेगी, यहां से हमारी O2 निकलती है। ये इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप यहां पे NO2 है ना, तो इसे बोला जाता है सोडियम पर ऑक्साइड, है ना, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम पर ऑक्साइड ना। इसकी रिएक्शन जब आप करवाते हो तो यहां से आपको मिलता है H2O2, ठीक है। सेम यहां से भी आपको अगर लिथियम की करवाते हो तो H2O2 मिलेगा। इसका मतलब उसके बाद लेड नाइट्रेट का हाइड्रोलिसिस करोगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलती है, रिएक्ट नहीं करता है वो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी। ये मेरे हिसाब से बच्चों ने कर लिया होगा, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यस, क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ेगा, पढ़नी पड़ेगी स्टेटमेंट अच्छा है ये क्वेश्चन भी, है ना, पढ़ा हुआ होना चाहिए। बोला गया ए कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन, हमारे पास एक सॉल्यूशन है ना, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, यहां पे कोई कलर नहीं शो कर रहा वो सॉल्यूशन, कंटेन नाइट्रेट्स ऑफ 2 मेटल
एक्स एंड वाई, तो मैं लिख देता हूं भाई एक एक्स का कोई नाइट्रेट है हमारे पास जो भी है, मान लो उसका फार्मूला, एक वाई का नाइट्रेट है, इन दोनों का हमारे पास सॉल्यूशन है और कोई कलर शो नहीं कर रहा। अब इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने NaCl डाल दिया, इसके अंदर हमने क्या डाला, NaCl। NaCl डालने से क्या हुआ है ना, ऑफ NaCl व्हाइट कलर के पीपीटी मिले, हमें व्हाइट कलर के पीपीटी मिले। जैसे ही NaCl डाला यहां पे हमें व्हाइट कलर के पीपीटी मिल गए। ठीक है जी, ये हमारे पीपीटी आ गए व्हाइट कलर के। ठीक है, आई बात समझ में। दिस प्रेसिपिटेट वाज फाउंड टू बी पार्शियली सोल्यूबल इन हॉट वाटर। तो यहां से हमने क्या किया भाई, जो ये प्रेसिपिटेट मिले यहां से हमने निकाले और हमने हॉट वाटर के अंदर डाले, है ना, हमने हॉट वाटर के अंदर डाले। फिर देखा कि आधे तो सोल्यूबल हो गए और आधे इनसोल्यूबल हुए। तो यहां पे क्या हुआ, हॉट वाटर गिव्स पी रेसिड्यू। अब यहां से हमें क्या मिला, हमें मिला यहां पे एक तो पी जो कि रेसिड्यू की फॉर्म में मिला, रेसिड्यू की फॉर्म में मिला, और क्यू हमें सॉल्यूशन की फॉर्म में मिला, क्यू हमें सॉल्यूशन की फॉर्म में मिला। ठीक है, समझ में आई बात। द पी रेसिड्यू वाज सोल्यूबल इन एक्वस अमोनिया। जो ये पी था इसकी रिएक्शन हमने एक्वस अमोनिया के साथ करवाई और वो सोल्यूबल हो गया, वो सोल्यूबल हो गया। ठीक है, एंड इन एक्सेस सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट बोले तो Na2S2O3 ये होता है, तो इसमें सोल्यूबल वो हो गया। ठीक है, दी हॉट सोल्यूशन क्यू, जो ये क्यू का सोल्यूशन था हॉट, इसकी रिएक्शन अगर हम Ki के साथ करवाए ना, Ki के साथ, तो हमें यहां पे मिले येलो कलर के पीपीटी, है ना, येलो कलर के पीपीटी। बोला ये एक्स और वाई बताओ क्या है, एक्स और वाई मेटल कौन सी है। तो देखो मुझे आंसर पता है और मैंने चेक किया इसको अच्छे से, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ए आएगा। अब मैं समझा देता हूं कैसे। देखो हो सकता है इस क्वेश्चन को ऐसे आएगा कि सबसे पहले हमारे पास किस किस का सोल्ट, किस किस के नाइट्रेट है ना, AgNO3 ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट, और दूसरा हमारे पास हो गया लेड नाइट्रेट, दूसरा हमारे पास कौन सा हो गया, लेड नाइट्रेट। इसकी रिएक्शन अगर आप इसके पूरे सॉल्यूशन की, है ना, यहाँ पे आप पूरा सॉल्यूशन लिख लीजिए। अगर आप इसकी रिएक्शन NaCl के साथ करवाते हैं तो यहां से आपको मिलेंगे AgCl के व्हाइट कलर के पीपीटी, AgCl कोई कलर शो नहीं करता, और साथ में आपका यहाँ पे PbCl2, तो ये दोनों ही व्हाइट कलर के पीपीटी मिलते हैं, है ना। अब क्या बोला गया था, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई थी, हॉट, वो हॉट के साथ जहां से रेसिड्यू मिला था, है ना। तो ये आपका पी था और ये आपका क्यू था, है ना। सॉल्यूशन में जो रेसिड्यू मिले थे वो किस रेसिड्यू AgCl के थे और सॉल्यूशन PbCl2 का था। अब इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाई थी, तो सोल्यूबल होने का मतलब होता है इसका एक कॉम्प्लेक्स बनता है। मेटलर्जी में भी आपको ये पढ़ाया जाता है, मेटलर्जी में भी आपको ये कॉम्प्लेक्स पढ़ाया जाता है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, ये अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन जो आपने Ki के साथ करवाई है, तो यहां से भी आपको जो मिलते हैं PbI2 के, किसके, PbI2 के येलो कलर के पीपीटी मिलते हैं, येलो कलर के पीपीटी मिलते हैं। इसका मतलब जो हमारी एक्स मेटल रही होगी वो सिल्वर रही होगी, और जो वाई मेटल रही होगी वो लेड रही होगी। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझाने वाला है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है, आसान है, लेकिन आसान है, आप आराम से क्रैक करेंगे इसको भी। तो देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो बोला गया है कि जो आपके पास ये सबसे पहले यहाँ पे कौन है, FeCl4 और नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले Fe 3 पॉजिटिव हो गया, 3 पॉजिटिव होने का मतलब होता है D5, यानी कि D5 है हमारे पास। उसके बाद जो यहाँ पे लिगेंड लगा हुआ है वो क्लोरीन, जो कि वीक फील्ड लिगेंड होता है, जो कि वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन भरने जाएंगे तो यहाँ पे 5 के 5 ही रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहां से ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो ही करता है। ठीक है, ये आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही शो करेगा, क्योंकि अगर आप वीबीटी से जाएंगे बेसिकली, देखो यहां से 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ये तो ऐसे कैसा पेयरिंग वेयरिंग का तो कोई फंडा ही नहीं है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे S और उसके बाद P3 यहाँ पे जाएंगे, इसका मतलब ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा। ये बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद बोला गया है कि ये जो कॉम्प्लेक्स मिला है आपके पास, क्या ये 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है, यहां पे En जो है आपका वो बाइडेंटेन लिगेंड है,
ये अमोनिया मोनोडेंटेंट और ये क्लोरीन, तो इसका आंसर 2 नहीं आएगा, 3 आएगा। मैं तीनों बना के दिखा देता हूं कैसे। ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए मेरे पास इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। तो यहां पे देखिए एक बार दोबारा से देख लेता हूं कि कौन कोबाल्ट है। ठीक है, तो कोबाल्ट के साथ EN लगा रखा है, उसके बाद अमोनिया लगा रखा है और उसके बाद क्लोरीन लगा रखा है। देखो कोबाल्ट है, सबसे पहले मैं देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यहां पे मैंने ये N और N EN बाइडेंटेंट दिखा दिया है एक बार। ठीक है, उसके बाद मेरे पास देखो मैं ट्रांस बना लेता हूं, क्योंकि ट्रांस बनाना सबसे पहले हमारा पर्पस होना चाहिए। तो ये अमोनिया के रिस्पेक्ट में ट्रांस और क्लोरीन के रिस्पेक्ट में सिस बन जाएगा। ओके, नो इश्यू, सभी को समझ में आया? ठीक है, एक ये फॉर्म बनी। दूसरा मैंने क्या किया यहां पे, ये ना कोऑर्डिनेशन में आपको पॉसिबल वेज बना के देखने होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में जब आइसोमर का क्वेश्चन आए तो आप पॉसिबल वेज बना के देख लीजिए। तो ये आया। अब मैंने क्या किया, अमोनिया इसके यहां पे ले आया, तो क्लोरीन और क्लोरीन यहां पे, ये एक बिल्कुल डिफरेंट है। यहां पे जो अमोनिया और अमोनिया वो आपका जो एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे, ऑक्टाहेड्रल है ना, तो एक अमोनिया यहां पे लगा दिया और एक अमोनिया यहां पे लगा दिया, तो ये 180 पे आ रहे थे। अब मैंने क्या किया, एक अमोनिया अगर यहां पे है ये ऊपर वाला, तो एक ये जो हैंड है मेरा आपकी तरफ यहां पे 90 डिग्री पे लगाया, तो ये पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो दूसरा ये बना। तीसरा जो ज्योमेट्रिकल बनेगा वो ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन बन सकता है ना। इन दोनों क्लोरीन को 180 पे लगा दो, क्योंकि हमने कोई ऐसा ऑप्शन नहीं बनाया जहां पे इन दोनों। तो एक और पॉसिबिलिटी जो बन सकती है, वहां पे यहां पे भी क्लोरीन, यहां पे भी क्लोरीन, अब N चाहे यहां पे बना दो, इसका कोई इश्यू नहीं है। ये कहीं पे बना दो बाइडेंटेंट, इसका कोई खास इश्यू बनेगा नहीं। तो ये देखो, ये विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन ट्रांस है। समझ में आया? तो कितने पॉसिबल वेज आ रहे हैं? 3 पॉसिबल वेज आ रहे हैं, 3 पॉसिबल वेज आ रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि FeCl4 नेगेटिव हैज हायर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट एज कंपेयर टू दिस कंपाउंड। तो देखो यहां पे सबसे पहले देखो, इथिलीन डायमीन, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता अमोनिया के, इसके ऊपर -2 क्लोरीन, तो यहां से कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है। और कोबाल्ट 3 पॉजिटिव होने का मतलब होता है आपका D6, और D6 तो है, उसके साथ साथ यहां पे जो लिगेंड लगा हुआ वो अमोनिया भी लगा हुआ है, और ये दोनों ही नाइट्रोजन डोनर होते हैं, और नाइट्रोजन डोनर थोड़े से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। मतलब यहां पे 6 तो हैं। ठीक है, 1 2 3 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसलिए ये स्प्लिटिंग होगी CFT की हेल्प से, CFT की हेल्प से ये स्प्लिटिंग होगी। अब देखो 1 2 3, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से पेयरिंग होगी, तो इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस कॉम्प्लेक्स में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फार्मूला क्या होता था? √n × n+2। तो यहां से निकाल लेंगे। इसका मतलब ये तो ट्रू है, इसका मतलब ये तो ट्रू है हमारा, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट आ गई हमारी कि इसकी ज्यादा हो गई, बिल्कुल सही। उसके बाद द कोबाल्ट दिस कॉम्प्लेक्स इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। नो, अभी मैंने बताया कि पेयरिंग होगी यहां पे इस कॉम्प्लेक्स में। अगर पेयरिंग होगी तो ये 2 डब्बे तो खाली पड़े हैं ना, तो जो 2 लिगेंड अप्रोच करेंगे वो D में करेंगे, इनर वाले में, इसीलिए इसकी जो आएगी हाइब्रिडाइजेशन वो D2sp3 आएगी। क्या आ जाएगी? अरे क्या आ जाएगी? D2sp3 आ जाएगी। तो क्या करेक्ट आंसर हो गया? A and C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका P ब्लॉक का है, क्लोरीन फैमिली का। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, MSQ टाइप का क्वेश्चन। आइए सोल्व करते हैं, समझते हैं क्या कहा जा रहा है। विद रिस्पेक्ट टू हाइपोक्लोराइट, क्लोरेट, परक्लोरेट। अब यही नहीं पता होगा बहुत सारे बच्चों को, पहले लिखता हूं मैं, समझाता हूं। देखिए हमारे पास जो होते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन की बात चल रही है, HClO होता है, उसके बाद HClO2 होता है, उसके बाद HClO3 होता है, उसके बाद HClO4 होता है। इसे बोला जाता है आपका हाइपो, है ना, इसे क्या बोलेंगे? हाइपोक्लोरस। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोलते हैं हाइपोक्लोरस, है ना, क्लोरस। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है क्लोरस, है ना, क्लोरस। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है क्लोरिक। इसे क्या बोला जाता है? परक्लोरिक, है ना, परक्लोरिक। अब देखो इनसे जब आप हटा देंगे प्रोटॉन, जो इनके बेस बनाएंगे वो कैसे? इससे क्या बनेगा? अस से हमेशा 8 बनता है, अस से हमेशा 8 बनता है, तो ये क्या बन जाएगा? हाइपोक्लोरेट।
क्या बनेगा ये हाइपोक्लोरेट। ये क्या बन जाएगा, देखो ये स्ट्रक्चर भी देखते जाओ इसकी, ClO नेगेटिव, ClO नेगेटिव। उसके बाद क्लोरस है तो क्या बनेगा यहां से क्लोरेट, क्या बनेगा क्लोरेट। स्ट्रक्चर क्या आ जाएगी है ना, ClO2 नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव। यहां से क्लोरिक, क्लोरिक से क्या बनेगा क्लोराइट। सॉरी गलती से लिखा मैंने है ना, ये देखो भाई सॉरी गलती होगी है ना। इक से बनता है 8 और अस से बनता है 8, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसको भी करेक्ट कर लेंगे। देखो तो यहां से बनेगा 8 है ना, ये बनेगा हाइपोक्लोराइट, ये बनेगा क्लोराइट, ये बनेगा क्लोरेट है ना। इक से 8 बनता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फेट है ना ऐसे, तो ये क्लोरेट बना। और ये क्या बना आपका परक्लोरेट बना, ये क्या बना आपका पर क्लोरेट बना। इसकी स्ट्रक्चर कैसी ClO3 नेगेटिव, इसकी स्ट्रक्चर कैसी ClO4 नेगेटिव, है ना। आई बात समझ में, इनके स्ट्रक्चर भी बना देता हूं साथ के साथ, ये तो सिंपल बन जाएगी भाई। ये देखो क्लोरीन, इसके ऊपर 3 लोन पेयर दिखा दो, यहाँ पे 3 लोन पेयर और ये ऑक्सीजन और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो ये तो सिंपल है फंडा, इसका तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाली जो बनानी है हमने, वो क्या बनानी है, एक तो लगा दिया डबल बॉन्ड मैंने, एक लगा दिया नेगेटिव चार्ज, इसके बाद 2 लगा दिया मैंने लोन पेयर, 2 लगा दिया लोन पेयर। इसके बाद अब मैंने क्या किया, C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, और इसके ऊपर लगा दिया मैंने एक लोन पेयर, इसके ऊपर लगा दिया मैंने एक लोन पेयर। उसके बाद जो आ गया मेरा वो आएगी लास्ट C डबल बॉन्ड O, O के ऊपर लगाया नेगेटिव चार्ज। अब सब सारी बातें मैंने बता दी हैं, अब समझते हैं आगे जाके। सबसे पहला जो बोला गया है यहाँ पे हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट कौन सा होता है हाइपोक्लोराइट, ये वाला। द हाइपोक्लोराइट आयन इज एन स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस। क्या ये स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस होता है? देखिए अगर मैं बात करूं, आपको पढ़ाया जाता है ये कि भाई जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता है कि देखिए जैसे मान लो ये आपका HCl, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहां से जब ये जाएगा नेगेटिव चार्ज बनेगा, तो ये कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पे आती है, यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा आती हैं। तो ये जो कॉन्जुगेट बेस होगा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये जो चार्ज होगा वो डीलोकलाइज हुआ होगा बहुत जगह पे। इसका मतलब इसीलिए बोला जाता है कि ये सबसे अच्छा एसिड होता है। एसिड अगर ये सबसे अच्छा है ना, अगर इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे बुरा रहा होगा, अरे चार्ज जो था उसके ऊपर वो तो डीलोकलाइज हो गया है, तो देने के लिए कुछ बना ही नहीं। और कॉन्जुगेट बेस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना, तो ये तो नहीं देगा। इसका मतलब ये एसिड अच्छा है तो ये बेस बहुत बुरा है, ये एसिड वीक है तो ये बेस बहुत अच्छा है। इसका मतलब जो यहां से निकलेगा HClO नेगेटिव, अब यहां पे फुल चार्ज रहेगा देने को, अगर फुल चार्ज रहेगा देने को तो इसका मतलब ये अच्छा बेस है। यस, यानी कि हाइपोक्लोराइट स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस इन चारों में से। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है जी, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ये तो समझ में आ गई, एकदम से मजा आ गया है ना। ए इज द करेक्ट आंसर। द मोलिकुलर शेप ऑफ ओनली क्लोरेट आयन, ओनली क्लोरेट आयन इन इन्फ्लुएंस्ड बाय द लोन पेयर ऑफ क्लोरीन। तो देखो अगर मैं क्लोरेट की स्ट्रक्चर बनाऊं, ये भी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट होगी। देखना इन तीनों में से बात की जा रही है, हाइपोक्लोराइट, क्लोरेट एंड परक्लोरेट, है ना। यहां पे क्लोराइट की जिक्र नहीं है, क्लोराइट का जिक्र नहीं है, ये बात जरूर ध्यान में रखें। तो कह रहा है क्या लोन पेयर आएगा, देखो ये है मेरा, देखिए ये है मेरा क्लोराइट, तो यहां पे भी है, इसके ऊपर नेगेटिव, ये है मेरा क्लोरेट, ये है मेरा क्लोरेट। तो क्या क्लोरेट की जो मॉलिक्यूलर शेप हो वहां पे क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर आ रहा है? यस आ रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसीलिए मैंने बोला बी भी हमारा करेक्ट है। द हाइपोक्लोराइट एंड क्लोरेट आयंस डिस्प्रोस्पनेट टू राइज द आइडेंटिकल सेट ऑफ आयंस। ये यहां पे पॉसिबल नहीं होगा, ये यहां पे पॉसिबल नहीं होगा कि इनसे आपका यहां पे ये मिलने वाले नहीं है, आइडेंटिकल सेट नहीं मिलेगा। इनकी रिएक्शन होती है प्रॉपर, अगर आप रिएक्शन देखोगे तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, है ना। तो वो एग्जैक्ट मुझे भी ध्यान में नहीं है, तो इसलिए ये आंसर हालांकि नहीं होगा। द हाइपोक्लोराइट आयन ऑक्सीडाइज द सल्फाइड आयंस, है ना। तो ये जो आपका, ये बिल्कुल सही है, ये हम कह सकते हैं ऐसा कि जो आपका हाइपोक्लोराइट है, यानी कि ये जो आपके पास सल्फाइड आयन होता है, तो सल्फाइड आयन कौन सा होता है भाई आपका, देखो अभी अभी पढ़ा, एक होता है सल्फेट एक सल्फाइड, तो सल्फेट SO3 नेगेटिव, SO3 नेगेटिव है। क्या ये हाइपोक्लोराइट आयन ऑक्सीडाइज कर सकता है इसको? क्या इसको? यस बिल्कुल कर सकता है। ये 4 है तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये इसको ऑक्सीडाइज
कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से वो आना चाहिए ABD। क्या आना चाहिए भाई? ABD आना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये था जी हमारा जेईई एडवांस 2020 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन क्वेश्चंस का। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। हो सकता है कि एक दो जगह मिस्टेक हो गई हो, जहां तक मुझे लग रहा है कि शायद एक दो जगह मैंने आंसर एक ज़्यादा बता दिया कहीं पे। कोई बात नहीं है, ठीक है। तो जो भी होगा मैं वो कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर दूंगा, मुझे लगता है कि है, बाकी क्या पता सही भी हो, कई बार वैसा लगने लग जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने जूनियर्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और बड़ा मज़ा आया जेईई एडवांस का पेपर देख के, ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।